वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 16 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सहयोगी को 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु पर 152 रुपये का विक्रय मूल्य टैग लगाने के लिए कहता है। ठीक, कितना का? 152 रुपया का। गलती से सहयोगी ने 125 रुपया का मूल्य टैग लगा देता है। नए विक्रय मूल्य टैग से दुकानदार का हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी उस व्यक्ति को क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सहयोगी को कहता है कि 12% लाभ अर्जित करना है। यानी 12% लाभ अर्जित करने का मतलब कितना हो गया? 112% उसको पैसा चाहिए था। यह कब होता है? जब वह सहयोगी क्या करता है, 152 रुपया का टैग लगा देता। यानी 152 रुपया में अगर वो उसको बेचता तो वह कितना प्राप्त होता है? 112% का उसको प्रॉफिट प्राप्त होता। यहाँ से उस व्यक्ति का हम सीपी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप देखिएगा 152 बटा कितना हो जाएगा? 112। हम कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। यानी अगर हम 100% का वैल्यू निकाल लेते यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा? 152 बटा 112 गुने 100 कर दीजिएगा। इससे आप क्या कीजिएगा? 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 6 दूना 12। 2 से काट जाएगा, 2 पचे 10, 6 दूना 12। ठीक है। अब 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16। ये कट जाएगा कितना? 2 दूना 4 और 8 दूना 16 यानी 28 मरते। यानी ऊपर कितना आ जाएगा? 3800 डिवाइड बाई 28। यानी 3800 को आपको क्या करना पड़ेगा? 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। यानी देखिए 3800 को अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरते लगेगा? एक मरते लगा सकते हैं, 28 बचेगा 0 1 यानी 100। ये अब कितना मरते लगाएंगे? 3 मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, 3 दूना 6, 6 7 61 यानी 84। इसको घटाएगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 160। यानी अब इसको लगाएगा, 5 मरते लगाइएगा तो 140 आ जाएगा। यानी 140 लमसम ये बच जाएगा, 8 तो 10 यानी 135 पॉइंट समथिंग। यानी 135 से कुछ ज़्यादा आएगा इसका। यानी 100% अगर किसी वस्तु का दाम रखा जाए तो वह कितना रखता है? 135 रुपया। 135 से थोड़ा सा ज़्यादा आता। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के हिसाब से 135 ही मान लेते कि अगर वह वस्तु का दाम 135 होता और वह क्या करता है, गलती से सहयोगी 125 रुपया का टैग लगा देता है। यानी 125 रुपया का टैग लगाने का मतलब उस वस्तु को बेच कितना में रहा है? 125 रुपया में। यानी 135 का सामान बेचेगा कितना? 125 में। तो उस व्यक्ति को लॉस कितना का होगा? आप देखिएगा, 0 3 में से 2 गया 1 यानी 10 रुपया का उसको लॉस हो जाएगा। ये 10 का लॉस कितना पे होगा? 135 पे होगा गुने 100। यानी ये आपको क्या आ जाएगा? लॉस परसेंट यानी हानि होगा। यानी प्रॉफिट वाला कैंसिल, प्रॉफिट वाला कैंसिल। क्लियर है? अब देखिए इसको 0 को काट भी सकते हैं या और भी काट देते हैं। 2 से 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 यानी 27 यानी 200 बट्टा कितना आ जाएगा? 27। ये देखिए 8 से लगाइए तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 6 8 दूना 16, 16 6 यानी 20 से ज़्यादा आ जाएगा। यानी 8 नहीं होगा, ये कटेगा कितना मरते? लमसम 7.89 मरते। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माना था 135, जबकि यह रिजल्टेड वैल्यू क्या होता है? 135 से कुछ ज़्यादा आता। 135 मानने के कारण यह वैल्यू कितना आ जाएगा? 7.89%। यानी ऑप्शन के सारे सॉल्व कर सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
लिख रहा है वह सबसे बड़ी संख्या डैश होगी जिसमें 275 और 146 को भाग देने पे क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। कोई संख्या है जिसको जब 275 को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 5 शेष बचता है। अगर हम वह 5 को घटा दें तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी 270 वह संख्या होगा जो आसानी से कट जाएगा। एक संख्या 146 को जब भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है। अगर हम 6 घटा लें वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी 140। अब क्वेश्चन के हिसाब से वह बड़ी संख्या जब भी पूछे तो एचसीएफ निकाल दीजिए। 270 और 140 का एचसीएफ निकालिएगा तो ये देखिए एचसीएफ कितना आ गया, 10 आएगा। क्यों, देखिए इसको 14 में क्या छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है। 270 में भी 10 छुपा हुआ है, यानी 10 इसका एचसीएफ होगा। देखिए ये इस बात को क्या लिख सकते हैं, 14 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 27 मल्टीप्लाई 10। 10 तो कॉमन है, देखो 27 और 24 में कोई संख्या कॉमन है, कोई नहीं है, यानी एचसीएफ कौन होगा, 10 होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीतीश अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है लेकिन नकद भुगतान पे 15% का छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1020 रुपये में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है यह हमको ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है, नीतीश अपने माल को लागत मूल्य से 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 20/25 किसी वस्तु का लागत मूल्य 5 रुपया तो उसको अंकित कितना करेगा, 1 रुपया अधिक अंकित करता है, यानी उस व्यक्ति को अंकित कितना करता है, 6 रुपया। अब कह रहा है कि अगर वह नगद भुगतान करता है, अंकित तो 6 रुपया किया, ठीक है, 6 यूनिट। अगर वह नगद भुगतान करता तो 15% का छूट देता। आपको पता होना चाहिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कितना होता है, 3/20, यानी 20 में 3 का छूट देता है, यानी 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 17/20। 20 में 3 का छूट देना यानी 100, 6 मल्टीप्लाई 17/20 लिख सकते हैं। जब यह छूट देता है तो यह कितना में बेचता है, 1020 रुपया में बेचता है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, देखिए 6 से काटिएगा, ये कितना मरते कटेगा, 6 एकम 6, 4 6 सत्ते 42, 170 मरते। 17 से काटिएगा, ये कट जाएगा 10 मरते, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो 20 यहाँ डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ गया। हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 200 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूना 10, 1000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:18 है। यदि इसका आयतन 1,61,700 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए शंकु के बारे में, शंकु का आयतन क्या होता है और उसका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये देख लीजिए। ये जो फिगर है, एक मिनट, ये जो फिगर है ये क्या चीज का, शंकु का फिगर हमने बना रहा है, किसकी, शंकु का, ठीक है। जिसमें क्या किस, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसको एल लिख सकते हैं, ठीक। ये तिर्यक ऊंचाई, हमसे इसी एल का वैल्यू पूछ रहा है, वाट, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो में दिया गया, ये रेशियो 5:18 दिया गया। अगर हम मान ले शंकु की त्रिज्या 5x है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 18x। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका आयतन दिया गया, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। ये कितना के बराबर दिया गया, 1,61,700 ये दिया गया, ठीक। 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं, पाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। r4 रेडियस, रेडियस हमने कितना माना, 5x, यानी 5x² यानी 25x², कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई ऊंचाई कितना है, 18x, ठीक है, बराबर लिख सकते 161, 161700, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 से काट जाएगा, 3×6 = 18, 6 मरते आसानी से कट जाएगा। अब देखिए इसको काटना है तो देखिए ये कैसे कटेगा, 6×6 = 12, 13, 13 1 1 2, 13 में से 2 जाएगा 11, यानी 11 का ये मल्टीपल है,
11 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 दूना 22, इसको काटिए 11 से एक मरते 11 पचे 55, 11 सते 157 मरते आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 157 मरते कट गया, 157 मरते कटेगा, 1 मिनट। देखिए हमने क्या किया 11 से लगाया तो एक मरते 11 आ गया। अब बच रहा है यहाँ क्या 51 बच रहा है तो 4 मरते लगाएंगे 44, बचेगा कितना 7, यानी 7 147 आसानी से कट जाएगा। ये हो गया आपको। अब किससे काट दीजिए, अब इसको काट सकते हैं किससे, देखिए 3 से कट गया 6, ये कितना है 7 3 10 11 1 12, 12 है यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से काट गया 3 3 चौक 12, 3 नंबर 27, 49 मरते आसानी से कट जाएगा, डबल जीरो। अब देखिए अब क्या कीजिए 2 दूना 4 25 चौका 100। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 2 दूना 4 4x³ मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 7 बराबर कितना लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 49 को 49 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। 25 गुने 4 25 चौका 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी x³ का वैल्यू कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई ये क्रॉस यहाँ 7 का स्क्वायर 49 लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7, ये x वैल्यू 7 आ गया। तो यानी 7 पचे हो गया 35, 7 पचे 35 और 18, 18 सत्ते कितना हो गया 26 से 126 126, ये आपको क्या निकल गया ऊंचाई निकल गया 126 और रेडियस कितना निकल गया 35। और हमसे क्या पूछा है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर क्या होता है, एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपल सा भाषा में, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 126 का स्क्वायर प्लस कितना दिया गया 35 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा कितना 126 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 15876, कितना होता है 15876, ठीक है। प्लस 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 4 से 12 यानी 1225, ठीक है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10 एक 11 यूनिट डिजिट एक इसमें भी या इसमें भी है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 4 10 एक 11, 7 3 10 0 हासिल 1, 8 2 10 एक 11, 1 5 1 6 1 7 यानी 7 आ रहा है, ठीक है। एक का एक 2 आ जाएगा, यानी एक और एक कितना आ जाएगा, एक का एक 2 कैसे होगा, यहाँ पे हो गया 2 2 4 डिजिट 2 2 4 1 बच रहा है, यानी 17 आ जाएगा 171 ये रूट में आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन 2, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोते पोती है, पोते पोती की औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए पोता और पोती का एवरेज दिया गया 12, तो इसका सम कितना होगा 12 गुने 2 यानी 24 वर्ष 24। माता पिता की औसत आयु 40 है, तो सम कितना हो जाएगा 40 दूना 80। दादा दादी का एवरेज दिया गया 68, 68 गुना 8 दूना 16 6 दूना 12 एक तरह 136, यानी टोटल ये आ गया सम। हमसे क्या पूछ रहा है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो परिवार में 2 पोता पोती थी, उसकी सम कितना लिख दिए 24 हो गया, 2 व्यक्ति का आयु 24, फिर 2 व्यक्ति माता पिता 2 व्यक्ति इसका सम कितना हो गया 80, फिर देखिए दादा दादी 2 व्यक्ति इसका सम कितना हो गया 136। जब इसको ऐड कीजिएगा 6 4 10 8 2 10 3 13 14 के 4 हासिल 1 1 2 यानी 240, ये आ गया टोटल सम। अब हमको इसका क्या चाहिए एवरेज चाहिए, तो एवरेज देखिए कितना व्यक्ति था, पोता पोती 2 व्यक्ति, माता पिता 2 2 4 व्यक्ति, दादा दादी 6 व्यक्ति, 6 से आप डिवाइड कीजिए 6 4 के 24 4 मरते यानी 40 वर्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन 3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2145 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए 2145 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ये कैसे निकलेगा, देखिए 2145 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना से 5 से लगाएंगे, 5 को 20, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 429। अब कितना से लग सकता है 3 से लगा देते हैं, 3 से लगाइए 1 3 चौक 12 3 3 9 143। अब इसको कितना से लगाएंगे 11 से लगाएंगे, 11 11 11 33,
यानी 5 × 3 × 11 × 13 लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग, यानी इन सभी को जोड़ दीजिए। 5 3 8, 8 8 11 कितना हो गया 19, 19 और 13 कितना हो गया 19 और 13 हो गया 32, 19 और 13 हो गया 32 यानी 32। सम किए तो ये कितना आ गया, सम 32 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या करा, सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक, यानी 32 से जो बड़ा संख्या होगा वही इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 32 से बड़ा संख्या आंसर होगा। यानी 32 से बड़ी संख्या कौन सा है, 41, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चाय की कीमत 15% की कमी आई, कोई व्यक्ति चाय की खपत में कितना प्रतिशत तक बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए चाय की प्राइस पहले की कंपेरिजन में अभी क्या हुआ, 15% कम गया। हमको पता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20, 3/20। तो प्राइस पहले कितना था चाय का, प्राइस पहले कितना था 20 रुपया, अब वह 3 रुपया घट के कितना हो गया 17 रुपया। तो पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे, तो इसका रिवर्स कर देंगे, पहले 17 क्वांटिटी खरीदते थे, तो अब कितना खरीदना पड़ेगा 20 खरीदना पड़ेगा। यानी क्वांटिटी में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, ताकि व्यय में कुछ प्रतिशत बढ़ाना होगा। खपत में कितना बढ़ाना होगा, तो आप देखिए यार 3 यूनिट बढ़ाना होगा, किस पे 17 पे, 100 कर दीजिए। ये आपको कितना आ जाएगा 300/17, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा 17.11/17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए A/B 9/14 दिया गया, B/C 16/7 दिया गया, A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो केवल ऑप्शन के सहारे लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए A/B क्या है, 9/14, यानी जो भी आंसर होगा ए और बी का रेशियो कितना बनेगा 9/14। ए की जगह पे 9 है तो बी की जगह पे 14 होना चाहिए, ये नहीं है। ए की जगह 72 है तो बी की जगह 102। देखिए 9 × 72 यानी 8 से काटिएगा, इसको अगर हम 8 से काटते तो 9 मरते, इसको अगर 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, 8 दू 10, 8 दू 10 यानी 20, 22 बन रहा है, 22 8 से नहीं कटेगा, यानी 9/14 का रेशियो नहीं बन रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ये 9 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, जो 14 नहीं है यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए 72 8 से काटिएगा तो 8 नमा 72, 9 मरते, 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, बच कितना रहा 3, 8 चक 32, 4 मरते, यानी 9/14 यहाँ बना रहा है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है यदि 78 104 300 338 का HCF A है और 136 357 का HCF B है, तो E प्लस B का मान क्या कीजिए। सबसे सिंपल सा बात है, इसमें क्या करा है 78 104 और कितना दिया गया 338, इसका हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे सिंपल सा काम कीजिए, जिसका डिफरेंस कम हो उसको घटा दीजिए। देखिए 78 और 104 को अगर घटा देते तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 दू 10 दोबारा यानी 4, ये आ गया कितना 9 9 7 8 1 9 यानी 24 आ रहा है। अब देखिए 24 से 78 कट रहा है, तो देखिए 4 दूना 8 नहीं कट रहा है, यानी 8 6 बचेगा 26 बचेगा, कितना बचेगा 26, 26 से 78 कट रहा है। देखिए तो 3 मरते लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये भी 104 भी कट जाएगा, क्या 338 कटेगा, 338 भी 26 से कट जाएगा, यानी HCF कितना आ गया, ऊपर वाले का HCF आ गया 26, कर इनका HCF 26 है, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 26, ए का वैल्यू कितना आ गया 26, कर 136 357 का HCF भी है। क्या कीजिए 136 और कितना 357 का HCF निकाल दीजिए। 136 और 357 का HCF आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। या तो आप इसको फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करने से आप आसानी से इसका HCF निकाल सकते हैं। देखिए फैक्टर कीजिएगा 136 को फैक्टर कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा,
देखिए 136 का फैक्टर कीजिएगा तो ये फैक्टर आपको आ जाएगा कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17, ये आ जाएगा 136 का फैक्टर। अगर 357 का फैक्टर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 17। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा तो 17 दोनों में है, 17 दोनों में है, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, यानी इसका एचसीएफ निकालिएगा तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा 17, यानी बी का वैल्यू आ गया 17। आपको क्या करना है, 26 और 17 को ऐड कर देना है, 6 दूना 12 1 13 2 1 3 1 4 यानी 43, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट, कितने समय में 800 रुपए की राशि 926.10 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखिए, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने का मतलब हर 6 महीना पे ब्याज लगता है। अगर ईयरली कितना लगता है 10%, तो हाफ ईयरली कीजिएगा तो 5% के हिसाब से, यानी एक साल में पहले 5% लगेगा, फिर 5% लगेगा, एक साल में 2 बार लगेगा 5-5%। 5-5% का 2 बार लगना, यानी कंपाउंड देखिएगा 2 बार का कंपाउंड कितना होगा, देखिए आप 5 दूना 10, 10.25%, 10.25%। अगर 800 रुपया है तो हमको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 926 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए। 800 रुपया में हमको इंटरेस्ट कितना, देखिए अगर पैसा 800 रुपया है, ठीक है, वह बदल के कितना हो रहा है 926.10, यानी इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है तो 126.10 इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। यानी 800 रुपया पे हमको कितना इंटरेस्ट चाहिए, 126.10 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए, या कैसा कंपाउंडेड इंटरेस्ट चाहिए। तो देखिए 10% से हिसाब से निकाल, 5% के हिसाब से निकाले तो दो सक्सेसिव का कितना आ जाएगा 10.25। अगर तीसरा एक और सक्सेसिव 5% ले ले, या टू 2 बार का लिए, अगर 3 बार का 3 कंपाउंडेड लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 10 5 3 15, 15 पॉइंट कितना आ जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। 3 ईयर का कंपाउंड कितना लिखिए, 15.7625, 15.7625 होता है क्या, यानी 5% की दर से 3 कंपाउंडेड निकालेंगे 15.7625। अगर हमको कितना दिया गया, प्रिंसिपल 800 दिया गया है, अगर 800 का 10.25 यानी 2 वर्ष के हिसाब से निकालते 10.25% अगर हम निकालते, ये कितना के बराबर होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई कितना करते 25 मल्टीप्लाई अगर हम करते 10 से, तो ये आता है कितना, 8 25 40 के नासिल 4, 8 दूना 16 4 20, 20 और ये आ गया 82, यानी हमको प्राप्त कितना होता है 82 रुपया प्राप्त होता है। जबकि इंटरेस्ट कितना चाहिए 126 रुपया चाहिए, यानी हमको कंपाउंडेड थ्री थ्री कंपाउंड लेंगे। थ्री कंपाउंड लेने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 1 ईयर हुआ, 1 ईयर, यहाँ से यहाँ कितना हो गया हाफ ईयर, यानी आधा साल। यानी अगर 3 कंपाउंडेड लेते 800 का अगर 15.7625% निकालती है, ये आपको एक्यूरेट वैल्यू कितना प्राप्त आ जाता है 126.1 के आसपास आ जाता। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। हमने क्या किया, देखिए ये प्रिंसिपल 800 था, ये कंपाउंडेड हो गया, अमाउंट हो गया 926.10। हमने क्या किया, 800 को 926.10 में से घटा दिए तो हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो गया 126.10। यह इंटरेस्ट कब प्राप्त होता है, जब 800 रुपया प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की दर से, 3 कंपाउंडेड लेते तो हमको 3 वर्ष का कंपाउंड कितना प्राप्त होता 15.7625%, यानी 800 का 15.7625% निकालिएगा तो ये कितना प्राप्त हो जाता है 126.1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, यदि रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वह 9 मिनट में देरी से पहुंचता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलता है तो वह 9 मिनट पहले पहुंचता है, उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या कीजिए। देखिए मान लीजिए घर और स्कूल के बीच की दूरी डिस्टेंस डी होगा, ठीक है, डी फॉर डिस्टेंस। अगर वही डिस्टेंस को अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 9 मिनट देरी से पहुंचता, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, एक्चुअल टाइम बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
यह 9 मिनट देरी से पहुंच रहा था। एक्चुअल टाइम कितना, 9 मिनट पहले था एक्चुअल टाइम, ठीक है। अगर वही डिस्टेंस को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता। क्या करा है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी एक्चुअल टाइम कितना था, 9 मिनट और ज्यादा ले सकता था। अब इससे सॉल्व करके यहाँ से डी फॉर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। d/25 माइनस क्या लिख सकते हैं, d/30 बराबर, ये 9 माइनस में तो इधर आ जाएगा, 9 दूना 18। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 30 और 25 यानी 5 एलसीएम आ जाएगा घट के। 5d बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 30 बराबर लिख सकते हैं कितना, 18/60। 18/60 करने का मतलब 3 दूना 6, 2 मरते कट गया, 2 से 18 कट गया, 9 मरते। 5 से 25 काट दीजिएगा, 5 मरते। डी फॉर डिस्टेंस कितना, 9 × 5 = 45 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता और उसके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप यही बेसिक मेथड समझिए और ये फास्ट मेथड भी है इसका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है, किस अकेला एक काम को पूरा करने में किस्सा और कृपा दोनों के साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृपा अकेला कार्य करती है तो वह उस कार्य को पूरा करने में किस्सा और कृपा के साथ कार्य करने की तुलना में 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करती तो वह कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, आप इसको पढ़िए और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक नाम क्या है, कृषा। कृषा को के मान लीजिए, कृषा कृषा को के आर मान लेते, और कृपा को के मान लेते, ठीक है। अब सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक तरफ कृषा है, ठीक है, एक तरफ कृषा प्लस क्या, के आर आई भी मान से, कृषा प्लस क्या, कृपा है, कृषा और कृपा के है, ठीक है। आगे कौन है, और एक तरफ कौन है, कृपा है। ये तीन व्यक्ति का चर्चा कर रहा है, ठीक है। चर्चा तो दो व्यक्ति का है लेकिन कंडीशन तीन के हिसाब से बनाया गया है। क्या करा है, क्रिस अकेला एक काम को पूरा करने में कृषा और कृपा दोनों के साथ कार्य करने की तुलना में 4 घंटे अधिक लेती है। अगर इन दोनों मिलके x घंटा में काम करता तो क्रिस अकेला उस काम को कितना समय में करेगा, x + 4 घंटा। और क्या करा है, वह उस कार्य को पूरा करने में कृपा और कृपा के साथ, देखो अब कृपा कृपा के बारे में कह रहा है, कृपा अकेला कार्य करती तो वह उस कार्य को पूरा करने में कृपा और कृपा के साथ कार्य करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लेती, यानी ये कितना घंटा ले रहा है, 9 घंटा अधिक, यानी x + 9। आप हिंदी में लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि नाम में लेने में कभी कदार दिक्कत हो सकता है। हमने क्या किया, नाम को हिंदी में लिख लेते, क्या ऊपर में क्या लिख रहा है, कृषा, क्रिस या कृषा एक ही नाम है। यहाँ क्या लिखा है, कृषा, कृषा प्लस क्या लिख रहा है, कृपा, ठीक है, कृषा प्लस कृपा, ठीक। और यहाँ पे क्या करा है, कृपा। ये बात क्लियर हो गया, इन तीनों का कंडीशन दिया गया है ये। अब क्या करा है, यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ कार्य करती तो वह कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे। देखिए कृषा अकेला काम करती तो x + 4 समय लेता, कृपा अकेला काम करती तो x + 9 काम लेता। लेकिन कोई एक काम को अगर ये दोनों अलग एक साथ काम करें, एक काम को यह एक दिन में कितना काम करेंगे, x + 4, ये कितना काम करेगा, x + 9, x + 9 एक दिन का काम। इन दोनों मिलकर जो टोटल समय कितना लेता है, एक समय यानी एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलके, x। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + 4, ये क्या है, x + 9 है, ठीक है। x + 9 प्लस क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x + 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, x + 9, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 1/x, यानी 2x, 9 × 4 = 13, यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा, 13। ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस, देखिए 4x + 9x, 9 × 4 = 13x, 9 × 4 = 13x प्लस कितना हो जाएगा, 9 × 4 हो जाएगा 36, 9 × 36 36,
अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा 2x² प्लस 13x बराबर क्या आ जाएगा x² प्लस 13x प्लस कितना दिया गया 36। 13x से 13x कैंसिल हो जाएगा, ये x² इधर आके घट जाएगा, यानी x² बराबर कितना आ गया 36, यानी x बराबर कितना आ गया 6। ये क्वेश्चन का x का वैल्यू 6 आ गया। हमसे पूछ रहा है भी एक साथ कार्य करने में कितना समय लेंगे 6 घंटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आएगा कि हम इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इतना बड़ा, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इसको वन लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं समझ के। लेकिन अगर ये भी नहीं समझ रहे हैं तो ऑप्शन देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे 8 मान लेते, ठीक है। अगर ये 8 मानते तो ये कितना हो जाए 8 दो 10 दो 12, 8 दो 10 दो 12, 12 हो जाता। ये कितना हो जाता 8 दूनो 16 1 17। हमको क्या करना है 1/12 प्लस 1/17 को अगर हम सॉल्व करते तो क्या यह 1/8 बनता? अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे 1/8 बनेगा तो ये आंसर हो जाता, लेकिन नहीं बनेगा, यानी ये ऑप्शन इस तरह से काट देते। आप यहाँ पे 6 रखते तो ये 6 रखने के बाद ये कितना होता है 6 4 10 हो जाता। ये कितना हो जाएगा था 6 4 10 5 15, ये आ जाता 15, यानी 10/। हमको क्या करना पड़ता है 1/10 प्लस 1/15 को सॉल्व करना पड़ता। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 और 15 का एलसीएम लेते तो अब जो रिजल्टेड वैल्यू आता वो 6 के पास आ जाता और आपका करेक्ट आंसर आ जाता। क्लियर है? यानी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किया जा सकता, लेकिन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है और जल्दी से बड़ा आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है और दो शीर्ष के विकर्ण तक अविलंब की लंबाई 15 मीटर और 25 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। देखिए एक रेक्टेंगल बनाना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे अगर हम बना दे, ठीक है। एक मिनट, रेक्टेंगल बन नहीं रहा है। चलिए छोड़िए, रेक्टेंगल अगर हमसे बन नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगल बना देते हैं। ये क्या है एक रेक्टेंगल है, ठीक, चतुर्भुज है। क्वेश्चन में एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है। ये जो विकर्ण दिया गया ये 30 मीटर का लंबाई दिया गया, ठीक है। इस विकर्ण तक अभिलंब यानी एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे डाला गया, ये परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई कितना दिया गया 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर का डाला गया और इसकी लंबाई कितना दिया गया था 25 मीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला फिगर क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ से अगर इसको देखिएगा तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल किसका, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में भी बना सकते हैं। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, इसका एरिया निकालिएगा तो 1/2 गुने बेस, बेस कितना दिया गया 30 इंटू ऊंचाई 15 कर सकते हैं। ये काट दिया 2 से काट दिया 15, 15 का स्क्वायर कितना है 225, यानी इसका एरिया कितना गया 225। उसी प्रकार नीचे वाला भी क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बना रहा है, नीचे वाला भी क्या बना रहा है एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। जब इसका एरिया निकालिएगा तो ये भी आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं 1/2 गुने बेस कितना दिया गया 30 इंटू ऊंचाई 25। जब इसको काटिएगा 2 से कट जाएगा 15, मतलब 15 25 5 हासिल 7 15 30 7 37 375, इसका एरिया है 375, दोनों को ऐड कर दिए 225 प्लस कितना जगह 375 ऐड की जगह 5 5 10 7 3 10 1 3 2 5 1 6 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पे प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 रुपये में बेचने पे प्रतिशत हानि के बराबर है। एक व्यक्ति को एक वस्तु को बेचा जा रहा है और जितना प्रतिशत लाभ होता है उतना ही, अगर इतना में बेचे तो उतना ही प्रतिशत का क्या होता है हानि होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक का बाद में सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी बराबर होता है, दोनों का जोड़ कर दीजिए 1800 प्लस 1160 डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन के हिसाब से आप कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा देखिए 0 6 9 2
डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 1480 रुपया। यहाँ से आप सीपी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब क्या करा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस 1480 रुपया, 20% प्रॉफिट चाहिए यानी 120/100, बस सॉल्व कर दिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12×96, 6 यूनिट डिजिट, 6 किस में, केवल ऑप्शन 1 में यूनिट डिजिट 6, यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 1776 रुपया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है, किसी निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 रुपया है। किस ब्याज की दर पे 5 वर्ष के लिए समान धनराशि पे समान ब्याज प्राप्त, देखिए पहले भी साधारण ब्याज 1260 रुपया था, अब भी समान ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो पहले 5% वार्षिक ब्याज था, टाइम कितना था, 9 वर्ष। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष के बाद, तो हमसे पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या होगा, 9%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अब कहिएगा तो ऐसे कैसे सॉल्व कर दिए, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हम इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक रेट है, देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन आपको याद ऐसे बना सकते हैं, एक प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ये कंडीशन दिया गया, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, हर दोनों स्थिति में सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सेम होने के कारण सिंपल इंटरेस्ट सेम है, यानी पहले भी 1260 रुपया सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता था, अब भी सिंपल इंटरेस्ट 1260 रुपया ही प्राप्त होगा। क्लियर है। पहले देखिए, किसी निश्चित धनराशि, पी फॉर प्रिंसिपल कोई निश्चित धनराशि है, आज हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल है, उस पर 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% की दर से, टाइम कितना था, 9 वर्ष का। अगर पी फॉर प्रिंसिपल में 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करते तो 1260 रुपया प्राप्त होता। अब कह रहा है कि किस ब्याज की दर पर 5 वर्ष के बाद समान धनराशि, समान धनराशि, आज भी प्रिंसिपल पहले जो पी था, ये पी कांस्टेंट है, यानी इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होगा, यानी इन दोनों कांस्टेंट है। अब क्या करा है, ये सेम होने के लिए इन दोनों को इन्वर्स यानी चेंज होना पड़ेगा। यहाँ 9 वर्ष, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, टाइम कितना होगा, 5 ईयर, तभी तो ये सेम आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और इसको भी फिक्स कर दिया, ये दोनों फिक्स है। इन्वर्स चेंज कौन होगा, रेट और टाइम चेंज होगा। तो पहले जो रेट था अब वह टाइम में बदल गया, और पहले जो टाइम था वह अब कितना, रेट में बदल गया। यानी अब पहले पूछ रहा है, पहले ब्याज 5 वर्ष के बाद अब जो प्राप्त होगा वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 9%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आप इस क्वेश्चन को बेसिक भी सॉल्व करते तो आसानी से सॉल्व कर सकते। रॉबिन 2000 रुपये में एक पंखा खरीदा और उसे बाद में 15% हानि पर बेच दिया। आपको 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 3/20। 15% हानि पे बेच दिया, उस पंखे को किस मूल्य पे बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस चाहिए। 2000 का सामान है, अगर 20 का सामान में 3 रुपया छूट, यानी 3 रुपया कम में बेच रहा है, यानी 2000 का सामान 17/20 में बेचेगा। 20 से ये कैंसिल, यानी 1700 रुपया में बेचेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 20,500 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 10% की दर से 2 वर्ष का, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना होता है, 2 वर्ष का सीआई अगर आप देखिएगा तो ये होता है 21%। कितना होता है, 21%। 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का चार्ट देखिएगा तो ये आपको कितना बनाता है, 21%। आप केवल इसको 21% सॉल्व कर दीजिए, कितना प्रिंसिपल कितना, 20,500, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चाहिए, 21% चाहिए, बस 21 से मल्टीप्लाई करके 100 डिवाइड, इसको 205 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा 0, 5×2 = 10, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, यानी 4305, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 16 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और बी पहले दिन काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए ए अकेला काम करता है तो कितना दिन में, 16 दिन में कंप्लीट होता। बी अकेला काम करता है तो वह 28 दिन में कंप्लीट होता। यानी 16 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिएगा 112 एलसीएम आ जाएगा। 112 यानी ए को कितना दिन में, ए एक दिन में 7 काम करता और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता। क्लियर है। हमने ये कैसे किया, 112 एलसीएम ले लिया 16 28 का, 16 से डिवाइड किए तो 7 मरते 112, 28 से डिवाइड किए तो 4 मरते 112, 28 चौका 112। क्लियर है। क्या करा, वे बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। पहले बी पहले काम शुरू करता है, पहले बी काम करेगा उसके बाद ए काम करेगा। यानी 2 दिन में 2 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखिएगा 7 4 11, 7 3 10 11 काम, यानी 2 दिन में 11 काम कंप्लीट हो जाएगा। हमको टोटल काम कितना करवाना है, तो 112 काम करवाना है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 आ जाता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121, तो 11 मरते नहीं लगेगा। इसको आप क्या कीजिए, 10 मरते लगा दीजिए तो 110 आ जाएगा। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 दिन, यानी 20 डे में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 110 काम कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन में। हमसे बचा हुआ काम कितना है, 112 में से 110 काम कंप्लीट हो गया, बचा हुआ काम 2। यह 2 काम कौन करेगा, तब जो शुरू किया बी करेगा। तो बी एक दिन में 4 काम करता है तो 2 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 1/2, 1/2 दिन लगेगा। 1/2 दिन यानी पहले 20 दिन लग रहा था यहाँ से, अब यहाँ से 1/2 दिन और ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20.1/2 दिन में वह काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 8,000 रुपए की धनराशि 9,800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या होगी। अब देखिए पहले जो इंटरेस्ट प्राप्त होता अब वह इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, दोगुना हो जाना चाहिए। देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल देते। पहले प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपया। टाइम कितना ले रहा था, 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी R/100। ये हमको इंटरेस्ट, वह धनराशि इतना अमाउंट दिया गया तो अमाउंट इसको घटा देंगे तो इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी 8,000 घटा दिया तो 1,800 इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काट दिया 3 छक 18, 6 मरते, यानी 2 से काट दिया 2 दूना अच्छा, 2 तेज 2 चौका 8, 4 मरते, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10, 5 मरते। यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 15/2। यानी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 15/2। अब क्या करा, ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए। पहले की कंपेरिजन में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 15/2 का 2 गुना कीजिएगा तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15%। तो 4 वर्ष में टाइम कितना दिया गया, 4 ईयर। 4 वर्ष का मूलधन का धनराशि क्या होगा, यानी 4 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगा ये हमको चाहिए। तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल देते, यानी 8,000 रुपया प्रिंसिपल था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना पड़ा, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 × 60, 60 8 छक 48, 48 48 पे कितना डबल जीरो, ये इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। जबकि प्रिंसिपल कितना है, 8,000, 8,000 रुपया प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कितना है 4800, 4800, यानी ये आपको टोटल कितना, 800, 8 2 10 2 12, 12,800 रुपया इन टोटल अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करते 7,000 मिलीमीटर, 3850 मिलीमीटर, 12,950 मिलीमीटर की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है। मापने वाले टेप की अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कितना का निकालना है, 7,000 का, 3580, 7,000, 3850, 3850, ठीक है। और कितना दिया गया है, 12,950, 12,950। हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए या तो इसको HCF बेसिक मेथड से सॉल्व करते या ऑप्शन के सहारे लेके HCF का प्रयोग कर ले।
देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया 40। देखिए 40 से क्या ये संख्या कटेगा 700। तो देखिए 40 से 40 का यूनिट डिजिट जीरो है, तो जीरो से तो सब जीरो कैंसिल हो गया। चार का कैंसिल रूल करता है लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट अगर चार से कट जाएगा तो वह संख्या चार से कट जाएगा। तो देखिए ये डबल टू डिजिट है, ये चार से कट रहा है। ये देखिए 85 क्या चार से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी 85 अगर चार से नहीं कट रहा है तो ये चार से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन वन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 45 का रूल क्या कहता है, 45 क्या कहता है, 5 × 9, 5×9 = 45। 5 से तो सभी संख्या कट रहा है, तो क्या 9 से सभी संख्या कट रहा है, 9 से वही संख्या कटेगा जिसका सम क्या हो 9 से कट जाए। तो देखिए 709 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी ये वाला संख्या के हिसाब से ऑप्शन दो कैंसिल हो जाएगा। 35 का देखिएगा तो 7 × 5 आता है 35। अब 30 का देखिए आप 5 × 5 = 30, 6 आता है। 6 का रूल कहता है कि 3 और 2 का कैंसिल, यानी 3 से कोई संख्या कटेगा, 703 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये 7 और 5 देखेंगे तो 7 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है पहली संख्या। दूसरी संख्या भी 7 और 5 दोनों से कट जाएगा और तीसरी भी कट जाएगा। यानी एचसीएफ क्या प्राप्त होगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा एचसीएफ, तो ये कितना प्राप्त होगा 35। और करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 35। यानी ऑप्शन के सहारे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट, एक टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के 4 पाइप का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। देखिए 1 घंटा 40 मिनट में 4 व्यक्ति किसी काम को करता है, तो 4 व्यक्ति, तो पांच व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 1 घंटा 40 मिनट में 5 व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, मैन और टाइम को ऊपर रखते, बाकी जो रेस्ट जितना भी बचता है उसको हम लोग क्या रखते नीचे। व्यक्ति और समय को ऊपर, बाकी जो है उसको नीचे रखते। अब कहिएगा कि यहाँ व्यक्ति क्या है, यहाँ व्यक्ति क्या है, 5 पाइप है, तो जब 5 पाइप है वही यहाँ पे व्यक्ति का काम कर रहा है, तो 5 को ऊपर रखेंगे, व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, बाकी को नीचे रख सकते। तो 5 पाइप है, यानी व्यक्ति 5 है तो 5 को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या दिया गया 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100 मिनट। यानी टाइम कितना हो जाएगा 100 मिनट, व्यक्ति और समय को ऊपर, बाकी को नीचे। इधर क्या कर रहा है समान प्रकार की 4 पाइप। अब व्यक्ति यहाँ कितना है 4, टाइम पूछ रहा है उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टी लगेगा। 4 से काटेगा तो 25×100, 25×25 = 100, 125 मिनट, यानी 125 मिनट में वह टाइम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक योजना में 12,000 रुपए का निवेश करने पे आर को बदले में 15,500 रुपये वापस मिलते, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 12,000 रुपया लगाता है और मिलता कितना है 15,500, यानी उसको प्रॉफिट कितना होता है। तो देखिए 3×5 यानी 3,500 रुपया का उसको प्रॉफिट होता है। क्लियर है। ये 3,500 का प्रॉफिट कितना पे होता है 12,000 पे होता है। 3,500 का प्रॉफिट कितना पे होता है, तो 12,000 पे होता है। 12 1 2 3 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज में डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक 35/12, इसको काटिएगा तो 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×2 = 24, 2 मरते लगाएंगे यानी 24, 1 11, 110 बच रहा है, यानी ये आपको 9 मरते लग गया 92 में, टोटल से 108, यानी 29 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आता है। उसे पता चलता है कि वह नाव चलाकर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल दशमलव में 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये तो अलग बात है, हम सबसे पहले आपको क्या समझना है। आप देखिए ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है। यहाँ क्या करें, एक आदमी 36 घंटे में नाव चलाकर 72 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और वापस आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 72 किलोमीटर दूरी जा, जब नाव धारा की दिशा में जाएगा
एक तरफ देखिए बोट की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल, एक यानी सेम डायरेक्शन यानी अपवर्ड यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और एक बार बोट की चाल माइनस स्ट्रीम की चाल यानी अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन, यू लिखते हैं, ठीक है। यानी बी प्लस एस कहने का मतलब बोट की चाल प्लस स्ट्रीम यानी धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे। कब? जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जब धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट की चाल में से स्ट्रीम की चाल को घटा लेंगे। ये बात तो क्लियर है। अगर 72 किलोमीटर की दूरी दोनों एक साथ जाते हैं यानी बोट प्लस स्ट्रीम जोड़ के जाएंगे, प्लस वापस जब आएंगे 72 किलोमीटर की दूरी बोट माइनस स्ट्रीम आ जाएगा। ये टोटल समय कितना लेता है? 36 घंटे का समय लेता है। ये बात यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को क्या लिख सकते हैं? 72 एलसीएम लेके डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 72 अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी प्लस एस इंटू बी माइनस एस लिख सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो बी माइनस एस प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस एस एस बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये 72 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से 72 हट के यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 36 दूना 72 1/2। यहाँ से स्ट्रीम कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2b बटा क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर कितना? 1/2। एक इक्वेशन तो हमको यहाँ से क्लियर फाइंड आउट हो गया। कौन सा? एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड पोजीशन में क्या कर रहा है वो देख लीजिए। कर रहा है कि वह नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय तय कर लगता है उतने ही समय में वह 4 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में समय लगता है। तो देखिए जब 12 किलोमीटर जब जाता है तो सेम डायरेक्शन में नाव उसे पता चलता है कि वह नाव चालक धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन यानी बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। बी प्लस एस समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो समय लेता है वही 4 किलोमीटर बी माइनस एस के बीच का समय के आपस में बराबर हो जाता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 4 से काट दिया 4 के 12 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3b माइनस 3s बराबर क्या हो जाएगा? बी प्लस एस। ये बी माइनस में आ जाएगा 2b बराबर ये माइनस 3s इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4s यानी b बराबर क्या लिख सकते हैं? 2s। बोट की चाल बराबर 2s स्ट्रीम की चाल। अब क्वेश्चन में क्या करा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए यानी हमको स्ट्रीम का वैल्यू चाहिए। यानी b के जगह पे अगर हम 2s यहाँ पुट कर दे इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू बी के जगह पे 2s मल्टीप्लाई कर सकते हैं बटा देखिए बी स्क्वायर यानी 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 यानी ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो 2 दूना 4 4s नीचे कितना हो जाएगा? 4 में से एक घट जाएगा तो 3s स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। एस से एस कैंसिल हो जाएगा। 4 दूना 8 यानी एस बराबर कितना हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा 8/3। 8/3 को कितना? 3 दूना 6 2 6 2 8 यानी 2 बच रहा है। 3 6 18 2.67 समथिंग आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। आपको इस प्रश्न को थोड़ी सी समझने की जरूरत है जबकि ये आसानी से वन वे में भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता और मिश्रण को क्रैमल पे बेचकर 16.1/4% का लाभ कमाता है। तो देखिए 16.1/4% का फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 16 × 4 = 64 एक 65 65/4 × 100 आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65/4 × 100 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से काटिएगा तो 13×5 = 65 5 से काटिएगा तो 13 मरते 5 से काटिएगा 5 दूना 10 20 मरते यानी रिजल्ट कितना? 13/18। ये क्या आ गया? उस मिश्रण का मिलाना। अब पूछ क्या रहा है? मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या है? तो देखिए जब भी दूध पहले मिल्क पूछ रहा है ना, पहले मिल्क और उसके बाद वाटर, मिश्रण 13 और 80 के रेशियो में बटा है। अब कोई भी व्यक्ति जो भी सामान मिलाता है उसमें दूध और पानी मिलाएगा तो दूध की मात्रा ज़्यादा होगा और पानी की मात्रा कम होगा। तो दूध की मात्रा इसमें कितना होगा? 80 यानी मिल्क की मात्रा 80 और पानी की मात्रा कितना होगा? 13 18:13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे।
यानी अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो जो रेशियो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 18:13 यानी दूध और पानी का रेशियो। नेक्स्ट, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 15 और 25 दिन में पूरा कर सकते। ए अकेला काम करता है तो कितना दिन में 10 दिन में, बी अकेला काम करता है तो 15 दिन में और सी अकेला काम करता है तो 25 दिन में। सबसे सिंपल सा बात क्या कीजिए 10 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। 150 करने वाले ये कट जाएगा आपको 15 मरते, ये कट जाएगा 15 दाई 10 मरते, 25 से काटिएगा तो ये 6 मरते आसानी से कट जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। अब पूछ रहा है ए बी और सी यदि साथ मिलकर काम करें तो उन्हें कितना समय लेगा। टोटल काम 150 है, तीनों साथ मिलेगा तो 15 10 25, 25 और 6 31 यानी 31 से डिवाइड कर दीजिए। 150 बटा 31 कितना हो जाएगा 4.26 बटा 4.26/31 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।